पुष्पभूति डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। आगे क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है, ओके। एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज का ये अगला लेक्चर है, डेमो लेक्चर है। ठीक है, कल का रिवीजन कर लेते हैं, कल हमने क्या क्या पढ़ा था, तो उसके बाद आगे करने में हमको इजीनेस रहेगी। तो हमने कल पढ़ा था पुष्पभूति डायनेस्टी के बारे में, जिसे वर्धन डायनेस्टी भी बोला जाता है। पुष्पभूति जो इनके संस्थापक है उनके नाम पे पुष्पभूति इनका नाम है। ये गुप्त साम्राज्य के बाद में उत्तर भारत में अंतिम महान शक्ति थी जिन्होंने रूल किया था। उसके बाद अरब टर्क आ गए थे, तो पूरा जो उत्तर भारत था वो वेरियस पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। ठीक है, तो वर्धन राजवंश जो था 6ठी और 7वीं शताब्दी में फला फूला था, और इसकी स्थापना की गई थी राजा पुष्पभूति के द्वारा, जो कि हर्षवर्धन के दादा या उनसे ऊपर थे। ठीक है, फिर पुष्पवर्धन के बाद में जो इम्पोर्टेंट राजा होते हैं प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के जो दो बेटे रहते हैं, एक होता है आपका राज्यवर्धन और एक होता है हर्षवर्धन, और एक बेटी भी रहती है राज्य श्री, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था। ये सारा कुछ हम कल पढ़ चुके हैं। और फिर हमने पढ़ा था जो मौखरी डायनेस्टी है, और जो पुष्पभूति डायनेस्टी है थानेसर की, उनके बारे में पढ़ा था। और कैसे शशांक ने अटैक किया था जो आपकी दिल्ली, सॉरी, उस समय जो कन्नौज थी राजधानी, वहां पे अटैक किया था शशांक ने, जो कि गौड़ शासक था बंगाल का। और फिर उसके बाद में ये जो पूरा एरिया है ये हर्षवर्धन अपने अंडर में ले लेता है, जो नॉर्थ इंडिया का है पूरा बड़ा सा एरिया ये अपने अंडर में आ जाता है। अंकिता गुड इवनिंग, है ना। तो इस तरीके से यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। वैसे अब इसके बाद होता नहीं है, हर्षवर्धन के बाद में इसका कोई राजा नहीं है, क्योंकि हर्षवर्धन का कोई वंशज रहता नहीं है। तो उसके बाद ये जो डायनेस्टी है यहाँ पे एंड हो जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इस डायनेस्टी की क्या क्या और चीजें थी, उपलब्धियां और योगदान जो थी वो हम देखेंगे, है ना। कल हमने देख लिया था कि पुष्पभूति और मौर्यों के क्षेत्र को एक करके हर्षवर्धन ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो राजवंश की उपलब्धियां और योगदान, जो कि कुछ इसका पार्ट बचा हुआ है, वो हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे आगे क्या बढ़ना है। तो वर्धन राजवंश ने अपने प्रसिद्ध शासकों की वंशावली के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धियां और उल्लेखनीय योगदान दिए। जिन्होंने प्राचीन भारत के सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। कला और साहित्य के संरक्षण से लेकर अपनी सैन्य विजय और प्रशासनिक सुधारों तक वर्धन राजवंश जो था, इसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासन के तहत साम्राज्य में विद्वत्ता, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का विकास भी देखा गया। अब किस तरीके से देखा कि शासन, वास्तुकला, धर्म और कूटनीति के क्षेत्र में उनके योगदान ने एक अमिट विरासत छोड़ी जो आज भी गूंजती है। अब क्या उपलब्धियां थी इनकी देख लेते हैं। तो वर्धन राजवंश ने शासन की राजशाही प्रणाली का पालन किया। राजा के पास सर्वोच्च अधिकार होता था और उसके पास ही महत्वपूर्ण शक्ति होती थी। इसका मतलब है कि राजा जो है सर्वोच्च होता था, मंत्री परिषद के अधीन नहीं होता था। ऐसा जरूरी नहीं था कि मंत्री परिषद सलाह देगी तो राजा को मानना ही पड़ेगा, है ना। प्राचीन टाइम पे दो टाइप के जो है राज्य शासन होते थे। एक वो होता था जिसमें राजा सर्वोच्च तो होता था लेकिन मंत्री परिषद के अधीन होता था, यानी मंत्री परिषद जो डिसीजन लेगी वो मोर और लेस राजा को मानना ही पड़ता था। लेकिन जो वर्धन राज्य था उसमें राजशाही की शासन की जो राजशाही प्रणाली, इसमें राजा ही सर्वोच्च होता था, मंत्री परिषद के से नहीं पूछा जाता था। हर्ष का साम्राज्य जो था विशाल था, जिसमें उत्तरी और उत्तर पश्चिम भारत का अधिकांश भाग जो था शामिल था। इतने विशाल क्षेत्र पर शासन करने के लिए उन्होंने इसे प्रांतों या क्षेत्रों में विभाजित किया था। जैसा आज भी हम देखते हैं कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो इंडिया को राज्यों में विभाजित किया जाता है, और राज्य भी आगे जाके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जिन्हें संभाग, जिला बोल सकते हैं। प्रत्येक का प्रशासन प्रांतीय गवर्नर या अधिकारियों द्वारा किया जाता था, जिन्हें सामंत कहा जाता था। सामंत हमेशा याद रखना, सामंत जो होते थे गवर्नर जैसे होते थे, अधिकारी होते थे, या फिर छोटे राजा इनको बोल सकते थे। अपने पर्टिकुलर एरिया में ये राजा के रूप में ही रूल करते थे, यानी कि सभी लोगों में सबसे ऊपर थे। लेकिन इन्हें जो सम्राट होता था या सबसे बड़ा राजा होता था उसके सामने सिर झुकाना पड़ता था, और सिर झुकाने का मतलब है कि टैक्स से देना पड़ता था। ठीक है, भुक्ति के नाम से जाने वाले प्रांतों को आगे जिलों और गांवों में विभाजित किया गया, है ना। प्रांत जो होते थे उन्हें भुक्ति बोला जाता था, भुक्ति के बाद आता था जिले, और जिलों के बाद आ जाते थे गांव। तो ये इनकी किस तरीके से जो प्रशासन था डिवाइडेड था उसके बारे में ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, स्थानीय शासन ग्राम परिषदों के माध्यम से चलाया जाता था, जिन्हें गण कहा जाता था, है ना। गांव की परिषद जो थी उसे गण कहा जाता था। ये आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य में गांव की परिषद को क्या कहा जाता था, तो इन्हें गण कहा जाता था।
ये जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। आज भी देखेंगे आप, गांव की जो परिषद होती है, जो गांव पंचायत हम बोलते हैं, तो वो कानून को जमीनी स्तर पर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हस्तचलित हथियारों के वर्णन और पुष्पवती शासकों के अपनी तलवार, युद्ध और युद्ध में कौशल दिखाने के प्रेम से भरा पड़ा है ना। हर्षचरित क्या है? हर्षचरित एक बुक है जो हर्ष के दरबार में एक कवि थे, बाण भट्ट, उन्होंने लिखी थी। देखो, इंडिया में एक और चीज याद रखो कि इंडिया में दरबारी कवि जो रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमारा जो जितना भी इतिहास है, वो दरबार में जो कवि थे उन्होंने ही लिखा हुआ है ना। मतलब ऐसे कोई स्पेशली, जैसे आज तो बहुत सारे लोग लेखक होते हैं, कवि होते हैं, राइटर होते हैं, ऐसा उस समय नहीं होता था। तो इंडिया का अगर आप देखोगे, ज्यादातर हिस्ट्री किसने लिखी है? दरबारी कवियों ने लिखी है। सबसे पहले जैसे आप देखोगे कि मगध साम्राज्य बना था, माफ कीजिएगा, मौर्य साम्राज्य जो बना था, तो उसमें दरबार में थे चाणक्य थे, तो उन्होंने चंद्रगुप्त के बारे में अर्थशास्त्र में लिखा है अपने बुक में, है ना, थोड़ा बहुत राजवंश के बारे में। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो जो आपके चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं, तो उनके दरबार में भी जो कवि वगैरह थे उन्होंने लिखा था, कालिदास वगैरह ने उनके बारे में लिखा था, उन्होंने शुंग वंश के बारे में लिखा था। हर्ष के दरबार में थे बाण भट्ट, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, हर्षवर्धन के, तो उन्होंने लिखी हर्षचरित, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। इसके बाद आगे हम जाते हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जो जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के रूप से जानते हैं, तो उनके दरबार में थे चंदर बरदाई, जो उनके बारे में लिखते हैं। और आगे हम जाते हैं तो जो अमीर खुसरो रहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, उनके बारे में लिखते हैं। अबुल फजल रहते हैं अकबर के दरबार में, उनके बारे में लिखते हैं। और अभी हमने देखा था जो मूवी आई थी, जो कि मराठा छत्रपति महाराज के जो पुत्र होते हैं संभाजी महाराज, तो उनके साथ कवि कलेश रहते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि दरबारी कवि ही पूरा इतिहास लिखते हैं इंडिया का, है ना। ऐसा दूसरी जगह ऐसा जरूरी नहीं था, लेकिन इंडिया में ज्यादातर इतिहास जो लिखा है दरबार के कवियों ने ही लिखा है, तो इसलिए उनकी बुक्स के नाम इंपोर्टेंट हो जाते हैं। हर्ष की सेना में हर्ष की सेना में एक मजबूत घुड़सवार थी, जिसे अक्सर प्राचीन भारतीय युद्ध में महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था। एक और ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको इंडिया की हिस्ट्री या वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में आपको बेसिक जो रहता है वो कवर हो जाएगा इसमें। आपका क्या रहता था? देखो, सबसे जो आर्मी थी, आर्मी में जो सबसे बड़ी अगर कोई फोर्स थी, सबसे बड़ी जो पावर थी, तो वो प्राचीन समय में घुड़सवार सेना थी। क्योंकि एक घुड़सवार जो सैनिक था, वो 10 पैदल सैनिकों के बराबर माना जाता था, क्योंकि एक तो साथ में घोड़ा होता था और घोड़े के साथ में स्पीड होती थी। तो इस तरीके से जो घुड़सवार सेना थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती थी। और हर्ष की सेना में मतलब बहुत मजबूत घुड़सवार सेना थी, इसकी वजह से हर्ष की सेना बहुत पावरफुल हो जाती है। आपने देखा होगा कि इंडिया पे बहुत बार आक्रमण हुए, कभी यूनानों ने किए, कभी ग्रीक, कभी शक ने किए, कभी कुशानों ने किए, अरबों ने किए, अफगानों ने किए। वो सभी जीतते थे, उसकी एक वजह थी, क्योंकि उनके पास घोड़े बहुत अच्छे होते थे। अरबी घोड़ों का तो नाम चलता है, आज भी पूरे वर्ल्ड में चलता है। इंडिया में घोड़े जो है ना पाए नहीं जाते, मतलब पाए जाते हैं, लेकिन इतने अच्छी नस्ल के घोड़े नहीं पाए जाते जो लंबे समय तक लड़ सके, दौड़ सके। इसकी वजह ये भी एक वजह थी। साथ में इंडिया के जो राजा थे वो ज्यादातर क्या, हाथी पर बैठकर युद्ध करते थे। हाथी युद्ध में इतने पावरफुल तो थे, लेकिन इतने ज्यादा विश्वास पात्र नहीं थे, तो हाथी कई बार अपनी ही सेना में घुस जाते थे। हाथी के ऊपर राजा बैठा था, वो दिखता भी सबको था, तो उसको मार देते थे, पूरी सेना ही भाग जाती थी। तो हर्षवर्धन इसलिए ज्यादा थोड़ा फेमस हो गए, इतने ज्यादा पावरफुल हो गए, क्योंकि उनके पास मजबूत घुड़सवार सेना थी, जिसे प्राचीन भारतीय युद्ध में महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था। घुड़सवार सेना इकाइयों का उपयोग टोही, त्वरित हमलों और युद्धों में शौक सैनिकों के रूप में किया जाता था, है ना। यानी कि घुड़सवार सेना जो थी, ये टोही थी, मतलब पहले पीछा करती थी, पता लगाती थी कि दुश्मन कहाँ पे है, अचानक से हमले करने हैं तो भी ये करती थी। शौक सैनिक मतलब कि एकदम से आके शौक दे देना, मतलब कि क्योंकि घुड़सवार सेना बहुत तेज होती थी, तो हर्षवर्धन की सेना में ये सारी चीजें, ये सारी खासियत थी, इसी वजह से उनकी सेना बहुत पावरफुल थी। युद्ध में हाथियों का प्रयोग पुष्पभूति राजवंश सेना की एक प्रमुख विशेषता है। ये हाथियों की जो यूज है, ये पुष्पभूति तो क्या, पूरे भारतीय सैनिकों की, भारतीय सेनाओं की प्रमुख विशेषता है। आप कहीं भी देख लो, राजस्थान देख लो, मगध देख लो, जितने भी हमारा इतिहास है वो हाथियों से भरा पड़ा है। इसीलिए विशाल भारत का जो विरासत पशु है, जो हमारे हेरिटेज को दर्शाता है, वो हाथी के रूप में दर्शाया जाता है। आज भी हाथी मतलब इंडिया माना जाता है, ठीक है। तो इनके इस सेना में हाथी थे, और
हाथी अपने आकार और ताकत के लिए मूल्यवान थे और अक्सर दुश्मनों के बीच में भय और भ्रम पैदा करने के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि कई बार हाथी अपनी ही सेना में घुस जाते थे और ये फायदे से ज्यादा तो नुकसान ही कर देते थे, और इनकी हाथियों की वजह से बहुत बार हम हारे भी हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पानीपत का सेकेंड बैटल, जिसमें अकबर और हेमू का युद्ध होता है और हेमू हाथी पे बैठा रहता है, इसलिए वो मारा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा सैनिक उपलब्धियां। सैनिक उपलब्धियों में इसकी एक सबसे बड़ी डिफीट जो मैंने आपको बताया था, जो है ना, ऐसा क्यों पारुल आप पूछ रहे हो, ऐसा क्यों? आपने पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? आप लोगों ने किसने सुना है, जल्दी बताओ। अगर आप लोग इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे 3 बैटल ऑफ पानीपत हुई है ना? यस, वेरी गुड अनुराधा। देखो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। 3 बैटल ऑफ पानीपत हुई है। फर्स्ट हुई थी 1526 में, ठीक है, 1526 में। सेकेंड हुई थी 1556 में, यानी कि 1556 में। और थर्ड हुई थी 1761 में। ये 3 बैटल ऑफ पानीपत हुई है। तो इनमें फर्स्ट बैटल जो हुई थी मुगलों और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। मुगलों की तरफ से था जो आपकी बाबर था, जो इंडिया में अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहा था, और इब्राहिम लोदी जो था दिल्ली सल्तनत से था। तो इनके बीच में युद्ध हुई थी, तो इसमें जो युद्ध जीता था वो बाबर जीता था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसमें अकबर का युद्ध हुआ था हेमू से, है ना? ये इस युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें सेकेंड बैटल, वेरी गुड पारुल, वेरी गुड, है ना, सही बोल रहे हो आप। तो सेकेंड बैटल जो पानीपत हुआ था, इसमें अकबर और हेमू का युद्ध हुआ था। तो इसमें जो हेमू राजा था वो हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। तो युद्ध के प्रारंभ में वो जीत रहा था, लेकिन बीच युद्ध में उसकी आंख के बीच में आकर, क्योंकि वो हाथी पे बैठा हुआ था और हाथी के ऊपर निशाना लगाना इजी होता है घोड़े की तुलना में, तो उसके ऊपर निशाना लगाया जाता है और उसकी आंख में तीर चला जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और उसकी आर्मी जो रहती है पूरी युद्ध छोड़ के भाग जाती है। इसके बाद जो रहता है अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करता है इंडिया में। और सबसे आखिरी जो बैटल होती है पानीपत की, थर्ड वाली 1761 में, ये होती है मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो इसमें भी ऐसा माना जाता है कि मराठे हार गए थे, हालांकि पूरी तरीके से नहीं हारे थे, लेकिन हाँ ऐसा माना जाता है कि मराठे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए थे। तो ये तीनों बैटल ऑफ पानीपत आपको पता होना चाहिए, जिन्होंने तीनों, ये तीनों जो बैटल थी, इन्होंने तीनों बैटल ने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, वापिस हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो सांस्कृतिक और धार्मिक उपलब्धियां जो हर्षवर्धन की थी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, 1761 का क्या है अनुराधा? 1761 में तीसरा बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, याद कर लेना। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में, जिसमें मराठे और अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान राजा था उनके बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में मराठों की हार होती है और मराठा साम्राज्य इसमें कमजोर हो जाता है और अहमद शाह अब्दाली भारत में ना रुक के अफगानिस्तान वापस चला जाता है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप लोग मैसेज कर देना। ठीक है, तो सांस्कृतिक और धार्मिक उपलब्धियां देखते हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन शुरू में शैव हिंदू थे, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, है ना? मैंने आपको पहले भी बताया था कि अशोक के बाद एक बड़े जो महान राजा हुए जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया, वो थे हर्षवर्धन। कई बार हर्षवर्धन को दूसरा अशोक भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सी चीजें इन्होंने सिमिलर अशोक के जैसे की थी। अशोक द ग्रेट जो महान बोला जाता है उनके जैसे की थी। इन्होंने अपनी धार्मिक सहिष्णुता और हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के समर्थन के लिए ये जाने जाते हैं। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन यानी कि क्योंकि ये हिंदू थे, शुरू शुरू में शैव हिंदू थे, यानी शिव भगवान को मानते थे। बाद में इन्होंने बौद्धिज्म को अपनाया, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कि अपनी प्रजा को भी परेशान किया बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया, टॉलरेंस दिए का पालन किया और दोनों धर्म का समर्थन किया। एक और ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इस्तेमाल कर सकते हो आप, इससे क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने प्रसिद्ध प्रयाग या कान्यकुब्ज सभा बुलाई, है ना? कान्यकुब्ज वही कन्नौज, कन्नौज का मैंने आपको कल भी बताया ना, कन्नौज का एक और नाम है कान्यकुब्ज, या पुराना प्राचीन नाम है। तो इन्होंने प्रयाग या कान्यकुब्ज सभा बुलाई, एक भव्य धार्मिक सभा थी जिसमें हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों शामिल थे। तो एक प्रकार से आप देख सकते हो तीनों धर्मों को मिलाकर सामंजस्य बनाने की कोशिश की थी हर्षवर्धन ने, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था कि सभी धर्मों को बुलाकर एक जगह बात करना या फिर सभी धर्मों का सम्मान करना। ये आप देख पा रहे हो।
ये हर्षवर्धन का साम्राज्य है अपने पीक पर, यानी सबसे ज्यादा जब वो पावरफुल था तब उनका साम्राज्य ये इस तरीके का था। ठीक है, आप देख रहे हो इसमें नॉर्थ इंडिया जो है पूरा कवर है। यहाँ बंगाल से लेकर, बंगाल में इन्होंने गौड़ शासकों को हराया था, शशांक वगैरह को हराया था। ठीक है, यहाँ से लेके पूरा ये सेंट्रल इंडिया, गुजरात, और इधर देखिए आप दिल्ली, और इधर पंजाब, सम पार्ट ऑफ पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल वाला एरिया तक पूरा एरिया हर्षवर्धन के पास था। और याद रखिएगा इसकी जो राजधानी है वो है कन्नौज, है ना। पहले जो राजधानी थी मगध थी, जो मैं आपको कल बता रहा था कि मगध से ये पहली बार हुआ है कि राजधानी जो है वो चेंज होके कन्नौज में हो गई है ना। यूपी बिहार वाले एरिया से कन्नौज वाले एरिया में चेंज हो गई है। तो ये शिफ्ट बहुत बड़ा था उस समय के हिसाब से, क्योंकि इससे पहले कभी भी इतने ऊपर या उत्तरी क्षेत्र में राजधानी रही नहीं थी। इसके बाद जो है कन्नौज एक महत्वपूर्ण शहर बन जाता है। तो यहाँ पे आप हर्षवर्धन के विस्तार देख सकते हो। एक और जो चीज हम देख रहे हैं आगे, जो उनकी उपलब्धियां हैं, तो हर्ष स्वयं एक विद्वान और लेखक था, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। हर्ष जो है स्वयं एक विद्वान भी था और लेखक भी था, यानी इनके दरबार में तो बाणभट्ट थे जिन्होंने हर्षचरित लिखी है। ठीक है, लेकिन हर्ष खुद भी एक विद्वान था, इन्होंने भी बुक्स लिखी थी, इसीलिए ये अपने दरबार में जो विभिन्न तरह के कला से संबंधित लोग थे उनका आश्रय देता था, उनको आश्रय देता था, संरक्षण भी देते थे। ठीक है, ये इनकी जो इनके ऊपर हर्षवर्धन के ऊपर जो बुक लिखी है उसका नाम है हर्षचरित, याद रखना बाणभट्ट ने लिखा है। क्वेश्चन आ सकता है आपको, मान लो प्री में कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि हर्षचरित किसने लिखी है, क्वेश्चन आएगा कि हर्षचरित का विषय क्या है, टॉपिक क्या है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये उनके जीवन और शासन काल के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, यानी हर्षवर्धन की एक प्रकार से बोल सकते हो कि आत्मकथा है, आत्मकथा नहीं सॉरी जीवनी है, जिसमें हर्षवर्धन के पूरे जीवन के बारे में लिखा गया है। हर्ष कला और विद्या का संरक्षक था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और बुद्धिजीवियों और विद्वानों को भारी अनुदान दिया। उनके अधीन बाना जैसे कवि फले फूले और साहित्यिक रचनाएं की। और ये जो तीन बुक्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन की। माना जाता है कि हर्ष ने स्वयं प्रियदर्शिका प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक तीन नाटक लिखे। अब ये इसमें कंफ्यूजन रहता है, कई विद्वान बोलते हैं इन्होंने नहीं लिखे किसी और ने लिखे थे, लेकिन हमें वो पढ़ना है जो हमारी बुक में है। तो इसके अनुसार हर्षवर्धन ने स्वयं ये बुक लिखी थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। अगर आपको कंफ्यूज करना हुआ, एग्जाम सेटर को आपको थोड़ा कंफ्यूज करके क्वेश्चन देना रहा, तो वो क्या कर सकता है कि हर्ष के ये चार नाटक दे देगा, वो चार बुक के नाम दे देगा, एक, दो, तीन, और साथ में हर्ष चरित भी दे देगा, हर्ष चरित। इनमें से बोल देगा कि कौन सी तीन बुक्स जो है वो हर्षवर्धन ने लिखी है। तो उसमें से आपको हर्षवर्धन एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये नहीं लिखी है, लेकिन ये लिखी थी बाणभट्ट ने। बाकी की जो तीनों बुक्स है, यानी कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों हर्षवर्धन ने लिखी है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा पता रखना पड़ेगा कि कहाँ पे किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है ना। तो इतना आपको समझ में आया हर्षवर्धन की जो विजय वगैरह थी और जो उनने बुक लिखी है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर कोई डाउट है तो जल्दी से बता दो मुझे, कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पारुल को समझ में आ रहा है, मनीषा, अनुराधा, अंकिता, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और कौन बचा है? धीरज, संदीप, नो डाउट, ओके ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब अपन इस साम्राज्य का अंत करते हैं कि अंत कैसे हुआ, क्या हुआ एंड में। और ये देखो, ये अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, तो ये आपको समझना पड़ेगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए भारतीय इतिहास में एक इतनी बड़ी चीज हो रही है जब वर्धन राजवंश का पतन होता है और उसकी जो लेगेसी है वो कोई कंटिन्यू नहीं कर पाता, उसके बाद कोई राजा ही नहीं होता जो इस लेवल का हो सके। भारतीय इतिहास में मैं आपको बताता हूँ फिर से, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो बिल्कुल इतिहास को चेंज ही कर देती है। जैसे कि अशोक का राजा बनना, जब अशोक राजा बनता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ साइड में थोड़ा सा। जब अशोक राजा बनता है तब अशोक क्या करता है कि ये जो इंडिया वाला पोर्शन है ना, कंसिडर दिस इज इंडिया, इसके पास है पाकिस्तान, इसके पास है अफगानिस्तान, इधर ये बांग्लादेश। तो
अशोक जब राजा बनता है तो उस पूरा एरिया को कवर कर लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना होती है। इसके पहले इसके दादाजी रहते चंद्रगुप्त मौर्य, वो पूरे भारत को एक करते हैं, और अशोक जो रहता है वो अखंड भारत का निर्माण करता है। तो ये दो घटनाएं बहुत ही भारतीय इतिहास में बहुत ही बड़ी रहती है। इसके बाद तीसरा जो आप सोचोगे, इसके बाद तीसरा जो गुप्त एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट होती है, जब समुद्रगुप्त आता है। तो समुद्रगुप्त तो पूरे दक्षिण भारत तक कब्जा कर लेता है, गुप्त साम्राज्य जो है दक्षिण भारत तक कब्जा कर लेता है। तो इस ये भी एक चमत्कारी घटना होती है। फिर हर्षवर्धन, जब हर्षवर्धन का जो जीवन था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है, तब वो जो एक राजा की जगह रहती है, जो नॉर्थ इंडिया में जगह रहती है, वो खाली करके चला जाता है। इतना बड़ा साम्राज्य था और उसको कोई फील करने वाला नहीं था, उसको कोई इतना बड़ा राजा ही नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत में चालुक्य राजा थे, पुलकेशन सेकेंड, उनके बाद में बहुत सारे राजा थे। दक्षिण भारत के राजाओं ने कभी उत्तर भारत में आके रूल करने का सोचा नहीं, और अगर सोचा भी होगा तो वो सफल नहीं हुए थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई बड़ा राजा नहीं है जो भारत को एक कर सके। इसकी वजह से भारत टुकड़े टुकड़े में डिवाइड हो जाता है। और हर्षवर्धन की मौत के बाद क्योंकि कोई राजा नहीं रहता, इसलिए बहुत से आक्रमण होते हैं भारत के पश्चिम की तरफ से। और क्योंकि पश्चिम की तरफ से आक्रमण होते हैं, तो इस समय फिर मोहम्मद बिन कासिम आता है 712 ईस्वी में, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात 50 से 60 साल बाद आता है। वो भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना बोल सकते हैं, या फिर आगमन हो जाता है, आरंभ हो जाता है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु बहुत ही भारत के लिए एक प्रकार से बोला जाए तो पूरा इतिहास को चेंज कर देती है, क्योंकि इसके बाद मुस्लिम रूल आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। और फिर हम सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जब हार जाते हैं पानीपत की तराइन का फर्स्ट बैटल जो रहता है, हार जाते हैं कब, 11 सॉरी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हार जाते हैं वो 1192 में। और 1194 में जो आपके जयचंद होते हैं, चंदावर का युद्ध, वो भी हार जाते हैं। तो भारत में मुस्लिम रूल को रोकने वाला कोई नहीं रहता है, और यहाँ पे भारत में मुस्लिम रूल शुरू हो जाता है। इसके बाद एक और चांस आता है भारत के पास, वही मैंने आपको बताया था 1556 में, जब हेमू का युद्ध होता है अकबर के साथ। हेमू जीतने वाला होता है, नहीं, फर्स्ट बैटल 1527 में आता है एक मौका, जब राणा सांगा और हुमायूं बाबर की लड़ाई होती है। उस युद्ध को राणा सांगा जीत सकते थे, लेकिन उनके साथी जो रहते हैं उनका साथ छोड़ देते हैं, फिर राणा सांगा को भाग जाना पड़ता है। और फिर अंत में उनके साथी ही उनको जहर देके मार देते हैं। तो यहाँ पे भी भारतीय राजा हार जाते हैं। फिर 1556 में एक मौका आता है जब हेमू और अकबर की लड़ाई होती है। हेमू जीत रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो हाथी पे बैठा होता है इसलिए उसको तीर लग जाता है, पूरी सेना भाग जाती है। तो इस तरीके से भारत के इतिहास में कुछ कुछ ऐसे युद्ध हुए हैं जिन्होंने भारत को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। और इनमें हर्षवर्धन की जो मृत्यु होती है वो सबसे बड़ी मैं बोलूंगा कि इसके बाद, क्योंकि इनके बाद कोई राजा नहीं रहता है जो पूरे उत्तर भारत को एकजुट करके रख सके। इसके बाद क्या होता है, आंतरिक संघर्ष होते हैं, भारी आक्रमणों का सामना करना पड़ता है हर्षवर्धन का साम्राज्य को। पूरा साम्राज्य जो होता है वो धीरे धीरे विखंडित हो जाता है। क्षेत्रीय शक्तियां प्रमुख रूप से उभरती है। राजवंश के पतन से वर्धन युग का अंत हो जाता है। कान्यकुब्ज एक राज्य के रूप में बना रहा। कान्यकुब्ज क्या होता है, कन्नौज, है ना, याद रखना। एक राज्य के रूप में बना रहता है, और एक बार फिर राजा यशोवर्मन के तहत सुर्खियों में आता है, जबकि भास्कर वर्मन जैसे हर्ष के अधिकांश सामंतों ने साम्राज्य को विभाजित कर दिया। ये याद होगा आपको, जो भास्कर वर्मन है ये कामरूप का शासक है ना। कामरूप यानी असम वाला शासक है, जिसने इसके साथ मिलके गौड़ शासक के विरुद्ध युद्ध किया था। ये क्या करता है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इसका जो साम्राज्य होता है उस पे कब्जा कर लेता है, यानी कि डिवाइड कर देता है। कब्जा तो क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है एक प्रकार से, और विजित हिस्सों को अपने राज्यों में जोड़ लेता है। यशोवर्मन कौन है, हर्षवर्धन के बाद जो राजा बना था वो है यशोवर्धन ने। कान्यकुब्ज या कन्नौज को शक्ति के केंद्र के रूप में बनाए रखा, और 750 और 1000 ईस्वी के बीच इसका महत्व इस कद तक बढ़ गया कि इसे जितना भारत में शाही शक्ति का केंद्र बन गया। यहाँ तक कि दक्षिण भारत के, अब ये एक और जो चीज है इम्पोर्टेंट है, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट उत्तर पश्चिम के प्रतिहार और राजनीतिक दृष्टि से पाल, प्रतिहार और परमार, नहीं, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और परमार, ये जो लोग हैं ये इसके लिए लड़ना शुरू करेंगे कन्नौज के लिए, जिसे त्रिपिटकीय संघर्ष या तीन राज्यों का संघर्ष बोला जाता है। वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बना रहता है। आगे क्या होता है,
हर्षवर्धन के नेतृत्व में वर्धन राजवंश ने क्षेत्र की प्रगति को आकार देते हुए राजनीति, शासन, संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्धन राजवंश द्वारा शुरू की गई प्रशासनिक और सांस्कृतिक प्रगति ने मध्ययुगीन भारत के राजनीतिक और बौद्धिक परिदृश्य पर गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंड हो जाता है जो आपका लेक्चर है, मतलब लेक्चर क्या, ये पीडीएफ एंड हो जाती है। तो अभी तक अगर आपको समझ में आया तो उसके बाद में आपको थोड़े से क्वेश्चन जो थे इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं पूछने वाला हूँ। तो जल्दी बताओ, अपन फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं, 2-4 क्वेश्चन है, खत्म करते हैं, है ना। क्योंकि पारुल का यस आ गया, अनुराधा को समझ में आ गया, ठीक है। मनीषा, आपको समझ आया, मनीषा को समझ में आ गया, अंकिता को आ गया, अनुराधा, पारुल, ठीक है, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने डाले थे इसमें प्री के लिए, इसका कोई आंसर कर सकता है? वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन या पुष्पभूति? जल्दी से बताओ कौन था इसका जो संस्थापक था। कि बी बोल रही है मनीषा, बोल रही है हर्षवर्धन। वर्धन वंश का संस्थापक हर्षवर्धन था, मनीषा। और कोई बताओ। ए बोल रही है पारुल, बोल रही है प्रभाकर वर्धन, ठीक है। और कोई जल्दी से बोलो, इसमें तो ऑप्शन भी है, ऑप्शन है, बोल सकते हो आप। अनुराधा बोल रही है सी राज्यवर्धन। अभी तक आप लोगों ने 3 लोगों ने आंसर किए और तीनों ने ही गलत आंसर कर दिए। देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखा करो वीडियो। देखो जल्दी से मैं बता देता हूँ। देखो, वर्धन वंश का नाम क्या है? पुष्पभूति। पारुल ने आप जाके बोला डी, ठीक है। पुष्पभूति के नाम पे ही तो इसका नाम रखा गया था, पुष्पभूति वंश। थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। पुष्पभूति वंश भी बोला जाता है इसको, और वर्धन वंश भी बोला जाता है ना। वर्धन वंश भी यही है और पुष्पभूति वंश भी यही है। तो इसका नाम जो है वर्धन, तो इसका इनका सरनेम है, हर किसी के पीछे वर्धन लग रहा है, ठीक है। पुष्पभूति नाम क्यों पड़ा इनका? क्योंकि इनके पहले राजा थे पुष्पभूति, ठीक है। तो यहाँ से याद करना आपको, सबसे पहले राजा थे पुष्पभूति, इन्होंने इनकी स्थापना की थी। हालांकि ये इतने ज्यादा फेमस नहीं थे। इनके बाद आते हैं प्रभाकर वर्धन, जो अपने नाम के साथ ये जो लगाते हैं महाराजा धीराज नाम की उपाधि लगाते हैं, ठीक है। फिर इनके 3 बेटा बेटी होते हैं। तो एक बेटा होता है राज्यवर्धन, एक बेटा होता है हर्षवर्धन, और एक बेटी होती है राज्यश्री, जिसकी शादी होती है मौखरी साम्राज्य के ग्रहवर्मन से। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आ गया समझ में कि कौन है वर्धन वंश का संस्थापक, कौन है? कौन है वर्धन वंश का संस्थापक? पुष्प भूति, है ना। याद रखा करो, ठीक है। ऐसे ही याद होगा, धीरे धीरे रिवाइज करते करते याद हो जाएगा आपको, ठीक है। मनीषा, अनुराधा, आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? अब ये कोई पूछने की जरूरत है क्या? आप लोग लिख के बताओ इसको, है ना, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, जल्दी से बताओ। हर्षवर्धन किस वंश से थे संबंधित? अभी बताया मैंने, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हर्षवर्धन कौन सा वंश से थे? इतना तो लिख सकते हो। ओके, वेरी गुड मनीषा, पुष्पभूति वंश से थे, है ना, बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, याद रखना, पुष्पभूति। वेरी गुड पारुल, है ना। पुष्पभूति, अगर आप बिना ऑप्शन के आंसर कर पा रहे हो तो समझ लो कि आपको थोड़ा समझ में आ गया है। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे मैं आपको ये चारों वंश देता, अब देखो आप बोलोगे सर इसमें तो पुष्पभूति वंश है ही नहीं, है ना, गुप्त है, मौर्य है, वर्धन है, चोल है। तो पुष्पभूति वंश का ही एक और नाम है वर्धन वंश, ठीक है। तो एक ही बात है, वेरी गुड पारुल, एक ही बात है, आप वर्धन वंश बोलो या पुष्पभूति वंश बोलो, कोई बात नहीं, दोनों एक ही वंश है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई गलत नहीं है आप अगर ऐसा बोल रहे हो। थर्ड है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? चलो जल्दी से बताओ, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। बताओ लेकिन हर्षवर्धन की राजधानी थी क्या? जल्दी से ए बी सी डी करो। ओके, मनीषा बोल रही है डी, उज्जैन। मनीषा उज्जैन बोल रहा हो? मेरा घर है उज्जैन, कन्नौज, है ना। संदीप, अनुराधा ने बोला है कन्नौज है, ठीक है। ओके, अंकिता बोल रही ए पाटलिपुत्र। अच्छा अंकिता, पाटलिपुत्र थी।
मनीषा बोल रही है सी। हाँ ठीक है। अंकिता थोड़ा ध्यान दो, है ना। देखो अपन देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। देखो, सबसे पहली जो राजधानी थी भारत में जो बनी थी वो थी राजगृह। और राजगृह के बाद राजधानी बनती है आपकी पाटलिपुत्र, जो कि मौर्य डायनेस्टी में अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये थी, ये याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपके शुंग वंश आता है, पुष्पभूति शुंग, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक होता है बृहदत्त, उसको मार के पुष्पभूति आते हैं, अग्निमुत्र शुंग आते हैं। तो उन्होंने एक समय पे अपनी राजधानी उज्जैन को बनाई थी। फिर शक जो राजा आते हैं वो भी अपनी राजधानी उज्जैन को बनाते हैं। लेकिन जब हर्षवर्धन आता है तो हर्षवर्धन की शुरुआती राजधानी रहती है थानेश्वर जी, क्योंकि हमने कल ही देखा था कि हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन जो जिस वंश का संस्थापक था, पुष्पभूति वंश, वो यहाँ पे रहता था हरियाणा वाले जिले में, यहाँ पे थानेश्वर था। तो थानेश्वर उनकी राजधानी रहती है। लेकिन जब उनकी बहन के पति की मृत्यु हो जाती है तो वो बदला लेने जाते हैं, और फिर वो कन्नौज करके जो जगह है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मनीषा। तो जब कन्नौज करके जो जगह है वहां पे वो रूल करने लग जाते हैं, यानी अपने बहन के ससुराल में जो जगह होती है वहां रूल करने लग जाते हैं। तो पहले इनकी राजधानी होती है थानेश्वर, लेकिन बाद में, हाँ, वर्धमान ही होगा। वर्धमान कहाँ से हो गया, क्या लिख रहे हो संदीप, वर्धमान का मतलब क्या बोल रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बाद में इनकी राजधानी क्या होती है, कन्नौज। और अगर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है इन चारों में से कि कौन सी थी हर्षवर्धन की राजधानी, तो आपको सीधे सीधे लगाना है कन्नौज थी। कौन सी थी, कन्नौज। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, वेरी गुड। फिर है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, चलो बताओ जल्दी से। कौन था हर्षवर्धन के दरबार में कवि, कौन था। कालिदास थे, बाणभट्ट थे, हरिसेन थे, या शूद्रक थे। जल्दी से बताओ, इन चारों में से हर्षवर्धन के दरबार में कवि कौन थे। तो बी बोल रही है मनीषा, अनुराधा भी बी बोल रही है। क्या सही बोल रहे हो, क्या आप लोग गलत तो नहीं बोल रहे हो। अंकिता ने भी बोला बी है। पारुल, संदीप, क्या बोल रहे हो आप लोग। ठीक है, तीन लोगों ने तो बी बोला है, तो देख लेते हैं बी तो नहीं है। तो हाँ, हर्षवर्धन क्वेश्चन नहीं देखा। क्वेश्चन ने क्यों नहीं देखा, देखो ना, हर्षवर्धन के दरबार में कवि कौन थे। ठीक है, यहाँ पे देखो, हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे बाणभट्ट। इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम है हर्षचरित, है ना। हर्षचरित करके। क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं पारुल। बाकी आप लोगों को दिख रहे हैं क्वेश्चन, अंकिता, अनुराधा और मनीषा, संदीप, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पारुल को नहीं दिख रहे हैं। अभी दिख रहे हैं, अच्छा, ठीक है। हाँ, इन सबको दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, देखो, हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उसका नाम था हर्ष चरित्र, ये याद रखना। कालिदास किसके दरबार में गए थे बताओ। कालिदास जो थे चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में थे, जो कि गुप्त राजा थे, है ना। कालिदास ने बहुत सारी बुक लिखी है, भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है। वेरी गुड पारुल, है ना। भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है इन्हें। और इनकी बुक जो है मालविका अग्निमित्रम है, मेघदूतम है, विक्रम उर्वशीयम है, बहुत सारी फेमस बुकें इन्होंने लिखी हुई है। हरिशेन, है ना। हरिशेन अलग है और शूद्रक भी अलग है, ये भी गुप्त साम्राज्य में रहते थे दोनों। लेकिन अभी हमारे लिए बाणभट्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने बता दिया हर्षवर्धन के दरबार में थे। अगला है हर्षचरित किसने लिखी थी। आप लोग बताओ, बिना ऑप्शन के बताओ कि हर्षचरित बुक जो थी वो किसने लिखी थी, जल्दी बता दो, किस व्यक्ति ने लिखी थी हर्षचरित। अभी हमने इतनी बात करी, हर्षचरित जो बुक थी, जो कि हर्षवर्धन की जीवनी थी, किसने लिखी थी, बाणभट्ट। बाणभट्ट, वेरी गुड। संदीप, मनीषा, वेरी गुड। और ठीक है, सही जवाब है आपका। पारुल ने भी बोला, पारुल बाणभट्ट को बी लिख रही है। ठीक है, वेरी गुड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो आप, है ना। तो सही बात है कि इसे लिखा था, बाणभट्ट ने लिखा था। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हैंस सॉन्ग किसके दरबार में भारत आया था। वेरी गुड अनुराधा, लेट लिखा आपने लेकिन बहुत। चीनी यात्री जो हैंस सॉन्ग था वो किसके दरबार में भारत में आया था, ये बताना है आपको जल्दी से। किसके दरबार में भारत आया था चीनी यात्री हैंस सॉन्ग। बी, मनीषा, अनुराधा ने भी लिखा है बी। ठीक है, वेरी गुड, है ना।
ये भी सही बोला है आप लोगों ने कि हर्षवर्धन के दरबार में हेनसांग भारत में घूमने आया था। अंकिता ने भी बोला, पारुल ने भी बोल दिया। हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था और इसने भारत के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी है। मालवा जो मेरा एरिया है, जो उज्जैन इंदौर जो कि रतलाम वाला एरिया है, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इस एरिया को मालवा एरिया बोला जाता है। मालवा जैसे कि बुंदेलखंड, बघेलखंड, अब मालवा और निमाड़, ये चार हिस्से हैं मध्य प्रदेश में। तो हमारा जो एरिया है, जो रतलाम, उज्जैन, मंदसौर और इंदौर वाला एरिया है, इसे मालवा एरिया बोलते हैं। तो इस एरिया को, इस क्षेत्र की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बोला था हेनसांग ने, बोल के गया था ये, ठीक है। और हेनसांग भारत में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है बुक्स पढ़ने के लिए आया था और लेके भी गया था ये बाद में, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में एक यात्री आया था, अगर आपको याद हो तो, इसका नाम था मेगस्थनीज। क्या नाम था? मेगस्थनीज। अगर आप लोगों को याद हो तो याद रखना, इसने एक बुक लिखी थी जो कि बहुत फेमस है, उसका नाम है इंडिका, ठीक है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था आपका हेनसांग। अशोक के शासनकाल में तो ऐसा कोई यात्री मुझे याद नहीं आ रहा। समुद्रगुप्त के शासनकाल में तो कोई नहीं आया था। वेरी गुड मनीषा, इंडिका बुक लिखी थी इसने। समुद्रगुप्त के शासनकाल में भी ऐसा कोई नहीं था। तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला बताओ, वर्धन वंश का अंतिम शासक कौन था? जल्दी से बता दो, ये तो सबसे इजी होना चाहिए आप लोगों के लिए। वर्धन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो किसका जवाब आ गया है? अनुराधा बी, बी पारुल बी, अंकिता, मनीषा सी। अरे आप लोग क्या कर रहे हो? ओहो, सिर्फ मनीषा ने बोला है सी, बाकी आप लोगों ने बी 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 बोला है। चलो एक बार देख लेते हैं, वर्धन वंश का अंतिम अंतिम जो शासक था वो कौन था, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो, वर्धन वंश का अंतिम शासक जो था हर्ष ही था। कौन था? हर्षवर्धन, है ना। यशोवर्मन फिर बाद में राजा बना, लेकिन यशोवर्मन को इतना पावरफुल राजा माना नहीं जाता। हर्षवर्धन को ही राजा माना जाता है, सबसे पावरफुल अंतिम राजा। तो जो मनीषा ने आंसर किया है, सिर्फ मनीषा का आंसर सही है, याद रखना। पारुल, अंकिता, अनुराधा, ध्यान रखो, है ना। राज्यवर्धन कौन था? बी जो आप बोल रहे हो, अंतिम शासक पूछा है। राज्यवर्धन तो भाई था हर्षवर्धन का। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद ही तो हर्षवर्धन बदला लेने के लिए गया था, है ना। राज्यवर्धन को, राज्यवर्धन गया था अपनी बहन को बचाने के लिए, राजश्री को, और फिर उसकी भी डेथ हो जाती है। तो हर्षवर्धन तो उसके बाद में बना। तो हर्षवर्धन वर्धन वंश का अंतिम शासक हो ही नहीं सकता। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। सी आएगा। हर्षवर्धन अंतिम सम्राट है, इसका याद, और कुछ याद नहीं रखना। चलो ये बताओ, वर्धन वंश का जो है, कोई बात नहीं बेटा, अंकिता कोई दिक्कत नहीं है। वर्धन वंश का शासनकाल क्या था? तीसरी से चौथी शताब्दी या छठी से सातवीं, है ना। दो ही ऑप्शन दिखा पा रहा हूँ क्योंकि दो ऑप्शन के लिए आगे जाना पड़ेगा। बताओ इन दोनों में से कौन सा आंसर है? बी, बी पारुल मनीषा दोनों का बी आया है। और कोई ए तो नहीं दे रहा है? ए तो नहीं है सही, है ना। इसका सही जवाब बी ही है। छठी और सातवीं शताब्दी ईस्वी में वर्धन वंश का शासनकाल आया था और वही इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड अनुराधा, बी दिया आपने भी। चलो ये लास्ट वाला बता दो, लास्ट वाला है हमारा क्वेश्चन। वेरी गुड अंकिता। वर्धन वंश के पतन का क्या कारण था? विदेशी आक्रमण था, आंतरिक संघर्ष था, राजनीतिक अस्थिरता था, या फिर उपरोक्त सभी? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ इसका क्या होगा आंसर। ओके, मनीषा बोल रही है बी। मनीषा ने बी बोला है। आप लोग जल्दी से बताओ क्या है इसका आंसर। अनुराधा भी बी बोल रही है। और कोई? पारुल, अंकिता, पूनम। पूनम बहुत लेट आए हो आप, ठीक है। इसका पारुल ने भी बोला, पारुल ने डी बोला है। बाकी तीन लोगों ने, अंकिता, अनुराधा और आप लोगों ने बी बोला है, पारुल ने डी बोला है, ठीक है। देखो, वर्धन वंश का पतन का कोई एक रीजन नहीं था, क्योंकि हर्षवर्धन की मौत हो गई थी। तो ऐसा नहीं कि उसके अगले दिन ये खत्म हो गया था। देखो इसके बहुत सारे रीजन थे, उसके बाद भी रूलर थे लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं थे। तो देखो इसमें सारे आएंगे, इसका आंसर है डी। सारे इसमें आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? देखो, सबसे पहले
हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, क्योंकि कोई भी पावरफुल, कोई बात नहीं अनुराधा, दैट्स ओके, गलत दो लेकिन आंसर दो, आंसर देना जरूरी है तभी सीखोगे आप लोग। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई राजनीतिक स्थिरता रहती नहीं है, कोई एक बड़ा राजा रहता नहीं है, तो इसलिए राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। सेकेंड है आंतरिक संघर्ष। आंतरिक संघर्ष यानी कि हर्षवर्धन के राज्य और उसके आसपास के राज्यों में भी आंतरिक झगड़े होते रहते थे, इसकी वजह से भी वो शासन समाप्त हुआ। और फिर अंतिम जो होता है 712 ईस्वी में, जो मोहम्मद बिन कासिम या मुस्लिम आक्रमण होता है और आसपास के आक्रमण होते हैं, जिनकी वजह से पूरा जो है वर्धन डायनेस्टी टूट के बिखर जाती है और फिर वो उसके बाद खड़ी नहीं हो पाती। तो ये इसके आंसर है, ये सारे जो क्वेश्चन है ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। ये क्वेश्चन है आपको यूपीएससी के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। मैं पीडीएफ पोस्ट कर दूंगा आपकी जो टेकवी टेप पे। तो मुझे लगता है कि ये खत्म हो गया चैप्टर आपका। अगर आपको तो समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना, डाउट है ना। मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन वगैरह जो मैं दे रहा हूँ ये भी देख लीजिएगा एक बार, टेकवी टेप पर जाके पीडीएफ देख लीजिएगा। साथ में आपका जो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है ये भी देख सकते हो, और आप लोग अगर चाहो तो टेस्ट से भी दे सकते हो। तो तीनों चीजें आपके लिए पॉसिबल है, टेक में पर जाके दे सकते हो। और कोई डाउट वगैरह है तो मुझसे पूछ लेना। हम कल जो मिलेंगे अपनी क्लास के टाइम पे ही मिलेंगे, लेकिन आज के लिए लेक्चर खत्म होता है। ठीक है ऑल ऑफ यू, आई एम एंडिंग दिस क्लास नाउ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग। ओके बाय।